हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार लैब असिस्टेंट यानी प्रयोगशाला सहायक भर्ती के लिए फिजिक्स की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं और आप सभी लोग इन क्लासेस को बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। उसके लिए मैं आप सभी लोगों का दिल की गहराई से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आप सभी लोगों को मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, इससे बड़ी खुशी मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकती। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे लैब असिस्टेंट के लिए फिजिक्स के अंतर्गत हमारा दूसरा टॉपिक हमने स्टार्ट किया था और उसका अपने फर्स्ट लेक्चर जो कि था किसके बारे में, तो विद्युत धारा क्या है, धारा घनत्व क्या होता है और धारा का बहाव वगैरह उसके बारे में अपन ने सीखा था। और वहाँ पर कुछ मैंने जो है धारा के फॉर्मूले बताए थे, जैसे I बराबर होता है Q अपॉन में T, जिसको अपन कह सकते हैं कि I बराबर QF। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया था कि I बराबर होता है NEAVD। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों ने पढ़ा था कि I बराबर होता है अपने क्या, जल्दी बोलिए, देखो भाई, J डॉट एस का मतलब क्या था, J था धारा घनत्व, S था क्षेत्रफल। ये चीज़ें अपन पढ़ चुके थे। आज की क्लास अपन शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ कि दोस्तों, 2 अक्षर का मात्र होता है लक, 2.5 अक्षर का होता है भाग्य, ठीक है, 3 अक्षर का होता है नसीब और 3.5 अक्षर का होती है किस्मत। ठीक है, 2 अक्षर का लक होता है, 2.5 अक्षर का भाग्य, 3 अक्षर का नसीब और 3.5 अक्षर की होती है किस्मत। लेकिन ये चारों के चारों शब्द 4 अक्षर का होता है मेहनत, उसके सामने छोटे हैं। तो आप लोगों को अगर मेहनत करने की आदत लग गई तो आपको सफलता मिलने से कभी नहीं रुक सकती। आपको कोई नहीं रोक सकता, आपकी सफलता को कोई रोकने की ताकत नहीं है किसी में, क्योंकि आप जो है मेहनत करने का जुनून अपने अंदर सवार चुके हैं। और जब मेहनत आदत बन जाती है तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है या मुकद्दर हो जाती है, मिल जाती है एक तरह से। सफलता कब मिलेगी, जब मेहनत करोगे। ठीक है, तो आपको भाग्य, किस्मत, नसीब, लक ये सब छोड़ करके मेहनत पर विश्वास करना है। चलिए आज की क्लास को करते हैं शुरू, आज का ज्ञान यहीं करते हैं कंप्लीट। तो दोस्तों, आज का क्वेश्चन सेशन है वो हम क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे और कल के कॉन्सेप्ट के बेस पर पहले मैं आपको एक क्वेश्चन करवाना चाहूँगा। और क्वेश्चन क्या है देखिएगा कि Q बराबर दे रखा है 4t³ प्लस 5t प्लस 6 कुलम। ठीक है, ये क्या दे रखा है, हमें आवेश दे रखा है। और ये आवेश जो दे रखा है वो सिंपल आवेश न दे करके t के फॉर्म में एक फंक्शन दिया गया है, एक फलन दिया गया है। और हमें कहा गया है कि t बराबर 1 सेकेंड पर, कितने पर, t बराबर 1 सेकेंड पर जो धारा का मान होगा वो बताना है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा मैं कैसे करता हूँ। देखिए, अपने पास में है भाई I बराबर क्या होता है, Q/T, यही होता है ना। तो आपने मैथ्स के अंदर या फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा कि अपन अगर जो है I जो है एक सेकंड पे निकालना चाहते हैं, अब 1 सेकंड पे छोटा सा करंट ही तो होगा, तो DI बराबर हम ये भी कह सकते हैं कि dQ/dt होगा। क्या ये कह सकते हैं हम? हाँ दोस्तों, ये कह सकते हो आप। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि I बराबर आप dQ/dt कह सकते हो या DI बराबर में dQ/dt कह सकते हो। ठीक है, अब देखिए, जैसे ही हमने ये dQ/dt लिखा, इसका मीनिंग है कि हम Q का डिफ्रेंसिएशन यानी अवकलन टाइम के साथ में करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, करंट मिल जाएगा, यानी धारा मिल जाएगी। और धारा ही तो हमसे पूछी थी, है ना। तो हम क्या करेंगे कि I बराबर d/dt और Q का मान कितना हो जाएगा, तो 4t³ प्लस 5t प्लस 6, यही होगा। अब यहाँ पर कर देंगे डिफ्रेंसिएशन करना आपको आना चाहिए, है ना भाई, वो मैं अभी नहीं सिखा सकता। देखो, जब 4t³ का होगा तो 4t³ का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, पावर आगे आ जाएगी तो 3
और t की पावर हो जाएगा 3-1, ठीक है। फिर होगा प्लस 5t का, तो 5 तो जो है कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट जो है अगर किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होकर हो तो हम कांस्टेंट को बाहर लेते हैं। अब t बचा, t का डिफ्रेंशिएशन यानी t की पावर क्या है 1, तो 1 आगे आएगा, फिर t की पावर 1-1 प्लस कांस्टेंट है 6, तो 6 का डिफ्रेंशिएशन तो 0, ठीक है। खाली कांस्टेंट है तो 0, कांस्टेंट का गुणा अगर वेरिएबल के साथ हो रखा है तो वेरिएबल का डिफ्रेंशिएशन होगा। 4 दिया 12, t की पावर 3-1 कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा t² प्लस ये हो जाएगा 5, क्योंकि t की पावर 1-1 होता है 0, और किसी की भी पावर 0 हो 1 हो जाता है। तो i बराबर क्या आ गया 12t² प्लस 5, लेकिन पूछा कहाँ पर है, t बराबर 1 सेकेंड पर, है ना। तो i एट 1 सेकेंड, तो i 1 सेकेंड पर कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 12 गुणा 1 का स्क्वायर प्लस 5 बराबर हो जाएगा 17 एम्पियर, और यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? किसी प्रकार का कोई डाउट? देखो, जब भी आपको डायरेक्ट Q का मान दे रखा है 4, 5, 6 इस टाइप से, तो आप समय का भाग देंगे तो आपको करंट मिल जाएगा। लेकिन अगर जो आपका Q है, आवेश है, वो अगर समय का फलन दे रखा हो तो हमें पहले उसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। डिफ्रेंशिएट करने पर जो फलन आएगा वो होगा करंट, और उसके अंदर किस टाइम पर पूछा है करंट निकालने को, उस टाइम को पुट करेंगे तब अपने पास में करंट की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि इस वायर, जिस वायर में भी ये करंट जा रहा, आवेश इतने बह रहे थे, उस वायर के अंदर 1 सेकेंड में धारा का मान कितना है 17 एम्पियर हो जाएगा। समझ में आ गई बात दोस्तों आपके? क्लियर है? तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकता है आपके, तो आपको ये आना चाहिए, ठीक है। बाकी आपको बता दूं कि आपको जो है अभी तक जो मैंने पढ़ाया है इस चैप्टर में वो बेसिक है। क्या है? बेसिक है, क्योंकि मैं पूरा कोर्स एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे लेवल तक लेकर जाना चाहता हूं आपको। और वहाँ आपके सिलेबस में देखोगे तो ये चीज़ें नहीं दे रखी है, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए और आगे के टॉपिक समझने के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इसको आप डरना नहीं है, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओम का नियम। ओम का नियम क्या कहता है देखिए, ठीक है। अब ओम के नियम में क्या है इसके बारे में अपन बात करते हैं। तो ओम का नियम बहुत ही मस्त नियम दिया था ओम महोदय ने। ओम महोदय ने ये कहा था कि बेसिकली ओम का ये कहना था, देखिए सपोज करिए मेरे पास में ये वायर है, ठीक है, ये वायर है, इस वायर के दो एंड होंगे, एक ये वाला एंड और एक ये वाला एंड, ये दो एंड है। इन्होंने ये कहा कि इन दोनों एंड पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा यानी कि विभवांतर होगा, वो विभवांतर इसमें बहने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी जितना करंट आप बढ़ाओगे उतना ही पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। करंट बढ़ाओ पोटेंशियल बढ़ेगा, करंट बढ़ाओ पोटेंशियल बढ़ेगा। समझ में आ गई बात? क्लियर है? यही था ओम का नियम। लेकिन ये ओम का नियम वैलिड कब कब है? तो ये ओम का नियम वैलिड केवल तभी है मेरे दोस्तों जब ध्यान से सुनना, चारों तरफ की परिस्थितियां, चाहे तो वो आपके इस वायर का टेम्परेचर हो, वायर का प्रेशर हो, वायर का एरिया हो, वायर की लेंथ हो, सब फिक्स होना चाहिए। तब तो इसके लिए I और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। अगर आपने इसी वायर को इतना लिया, बाद में इसका डबल वायर ले लिया, तो उसमें उतना ही पोटेंशियल या उतनी ही मात्रा में बढ़े, करंट बढ़ाने पर पोटेंशियल, ये कोई ज़रूरी नहीं है। समझ में आ गई बात? तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I के कब है? जब आपने चारों तरफ की परिस्थितियाँ, टेम्परेचर, प्रेशर, एरिया, लेंथ, सबको क्या रखा है? सेम रखा है, तो ही। समझ में आ गई बात? तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। लेकिन फॉर्मूला ही हमारे तो काम आएगा ओम के नियम का, है ना। वो यहाँ तो वहाँ तो एग्जाम में कोई अपन को थ्योरी तो लिखवाएगा नहीं। तो ओम के नियम के अनुसार क्या था
कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। क्या होता है? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, ऐसा ओम ने कहा था। ठीक, समझ में आ गई बात। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि विभवांतर जो है वो समानुपाती होता है धारा के, करंट के। क्लियर है? और यहाँ पर आपको भी पता है, जैसे ही फिजिक्स या मैथ्स में प्रोपोर्शनलिटी का साइन आता है, ठीक है, अनुपातिकता का साइन आता है, तो इस साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट आता है। फिजिक्स में आपने पढ़ा ही होगा ना छोटी क्लास में भाई, आपने 11-12 जब करी होगी, ग्रेजुएशन जब करी होगी तब तो पढ़ा होगा ना। तो ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा और बराबर का साइन आएगा उसकी जगह पर, तो उसके लिए एक कांस्टेंट को आना पड़ेगा, और वो कांस्टेंट क्या आता है? आर आता है। क्या आता है? आर आता है। समझ में आ गई बात। और ये जो आर है ये कांस्टेंट होता है, और इस कांस्टेंट का नाम ही क्या है? रेजिस्टेंस है, आर है, जिसे अपन हिंदी में कहेंगे प्रतिरोध है। क्या है दोस्तों? प्रतिरोध है। तो ओम का नियम V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V समानुपाती होता है I के, V इक्वल टू हो जाएगा IR। R क्या है? एक कांस्टेंट है, और इस R कांस्टेंट को ही अपन क्या कह रहे हैं? रेजिस्टेंस, प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का मतलब क्या है सर? तो प्रतिरोध बेसिकली और कुछ नहीं है, करंट का विरोध करने की शक्ति। जो धारा आ रही है ना इसके अंदर, सपोज करो इसमें धारा आ रही है, तो इस धारा में, इसमें जो धारा आ रही है उस धारा का प्रतिरोध करने की, इस धारा का विरोध करने की, जिस वायर की जितनी ज़्यादा कैपेसिटी होगी उसका प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा होगा, उसकी प्रतिरोध करने की क्षमता उतनी ही ज़्यादा होगी। तो प्रतिरोध है क्या? बेसिकली विरोध करना, करंट का क्या करना? विरोध करना। समझ में आ गई बात। ओम का नियम क्या है? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, अगर चारों तरफ की सर्कमटेंसेस कांस्टेंट है तो V इक्वल टू IR। R क्या है? कांस्टेंट, और ये एक होता है रेजिस्टेंस, जिसे अपन कहते हैं प्रतिरोध। समझ में आ गई बात। क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? चलिए बात करते हैं कंडक्टिविटी की, यानी चालकता की। तो देखो, प्रतिरोध का मतलब क्या है? करंट को रोकना। चालकता का मतलब होता है करंट को कौन कितना ज़्यादा पास होने देगा। चालकता यानी कि करंट ज़्यादा से ज़्यादा पास हो। समझ में आ गई बात। तो इसका भी एक फॉर्मूला है सीधा सा, सिग्मा इज इक्वल टू, चालकता को अपन सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और सिग्मा इक्वल टू होता है NE² टाओ अपॉन में M। ठीक है, NE² टाओ अपॉन में M। और इस चालकता का मात्रक क्या होता है? तो मोहो मीटर इनवर्स, और विमा होती है M-1 L-3 T⁻³ ठीक है। और J यानी कि धारा घनत्व इज इक्वल टू होता है सिग्मा इंटू ई। क्या होता है? सिग्मा इंटू ई होता है। और R बराबर, यहीं से एक और अच्छा सा फॉर्मूला निकल कर आता है रेजिस्टेंस का, वो आपको याद रखना है कि रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध बराबर होता है रो इंटू एल अपॉन में ए। क्या होता है? रो इंटू एल अपॉन में ए। एल क्या है? लंबाई है। ए क्या है? उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी कि उसका क्षेत्रफल है। और रो क्या है? प्रतिरोधकता है। प्रतिरोधकता का मतलब क्या होता है? तो आपके प्रतिरोधकता का मतलब है क्या दोस्तों? अरे भाई, प्रतिरोध करने की क्षमता। और प्रतिरोध करने की क्षमता जितनी ज़्यादा होगी, रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है। और प्रतिरोधकता जो है वो हर धातु के लिए पहले से फिक्स है, उसमें अपन चेंज नहीं कर सकते। हाँ, प्रतिरोध को चेंज किया जा सकता है। अगर हम 3 प्रतिरोधों को पैरेलल में जोड़ दें तो कम हो जाएगा, सीरीज में जोड़ दें तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। लेकिन प्रतिरोधकता को ना तो आप घटा सकते हो ना बढ़ा सकते हो, वो पर्टिकुलरली हर एक मेटल के लिए पहले से डिसाइड है। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो चालकता क्या है? प्रतिरोधकता का उल्टा। प्रतिरोधकता का मतलब है धारा का विरोध करना, चालकता का मतलब है धारा को जाने देना, जितना जाए उतना जाने देने का। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो R बराबर होता है रो इंटू एल अपॉन में ए। ठीक है। एल क्या है? लंबाई। ए क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया। और रो क्या है? प्रतिरोधकता।
जो कि हर एक मेटल के लिए या हर एक धातु के लिए या अधातु के लिए जो भी पदार्थ आप यूज करोगे उसके लिए पहले से फिक्स होती है, आपको याद करने नहीं बैठना है। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? किसी प्रकार का कोई डाउट? तो ओम का नियम और चालकता आपके समझ में आ गई होगी। जो फॉर्मूले बता रहा हूँ वो बस याद रखने हैं, आगे कहीं ना कहीं ये सभी फॉर्मूले अपने काम आने वाले हैं इसलिए, ठीक है। बाकी इस चैप्टर में क्वेश्चन तो वहीं से आएगा, किरचॉफ्स के नियम से, व्हीटस्टोन ब्रिज से, मीटर ब्रिज से, पोटेंशियोमीटर से, क्वेश्चन वहीं से आने वाला है। ये बेसिक चीज़ें तैयार हो रही है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आ जाता है, अपन ने अभी देखा कि सिग्मा बराबर क्या था, एन ई स्क्वायर टाउ अपन में एम, और सिग्मा और रो एक दूसरे के इन्वर्स है। सीधी सी पता चल रही है, में चालकता करंट को जाने देगी, प्रतिरोधकता रोकेगी। यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि सिग्मा इज इक्वल टू 1 में रो होता है, ठीक है। सिग्मा बढ़ेगी यानी चालकता बढ़ेगी तो प्रतिरोधकता घटेगी, प्रतिरोधकता बढ़ेगी तो चालकता घटेगी, ठीक है, ये याद रखना। तो देखिए रो इज इक्वल टू m में एन ई स्क्वायर टाउ होता है, वहाँ पीछे वाले रिलेशन से आ जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो से। क्लियर है बात? तो ये जो हमारे पास में रो है प्रतिरोधकता है, इसका मात्रक होता है ओम मीटर, और विमा होती है m1 L3T-3A-2। समझ में आ गई बात? तो विमा क्या होती है प्रतिरोधकता की, mL3T-3A-2। क्लियर है? ये आपको याद रखना है। अब जो अपन ने अभी पीछे देखा, अब अपन धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब अपन किरचॉफ्स के नियम, व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज, उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, क्योंकि बेसिक उनका जो है वो आ चुका है। बेसिक क्या है कि प्रतिरोध जो होते हैं, जो अपन ने अभी पीछे पढ़ा कि प्रतिरोध होते क्या हैं, बेसिकली करंट का विरोध करने वाले, ठीक है। लेकिन उन प्रतिरोधों का जो संयोजन है, कॉम्बिनेशन है, वो हर एक सर्किट में अलग अलग होता है। अब सर्किट के अंदर कई बार तो इनको जो है श्रेणी क्रम में यानी सीरीज के कॉम्बिनेशन में किया जाएगा, कभी इनको पैरेलल में जोड़ा जाएगा। अब पैरेलल में जोड़ने का क्या फ़ायदा है, सीरीज में जोड़ने का क्या फ़ायदा है, ये भी मैं बताऊंगा। उससे पहले आपको याद क्या रखना है कि आपके प्रतिरोधों का संयोजन कितने प्रकार का है। तो प्रतिरोधों का संयोजन 2 प्रकार का, श्रेणी संयोजन और समांतर संयोजन। समझ में आ गई बात? श्रेणी संयोजन से बेसिकली क्या होता है कि जब हमें छोटे छोटे रेजिस्टेंस से एक बड़ा रेजिस्टेंस बनाना होता है, तो यानी कि आप रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए तो क्या करोगे, श्रेणी संयोजन करोगे। और जब हमें छोटे छोटे रेजिस्टेंस या बड़े बड़े रेजिस्टेंस दे रखे हैं, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है और उनको कम करना है, तो हम क्या करेंगे, समांतर संयोजन कर देंगे। उससे रेजिस्टेंस जुड़ जाए, क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। जैसे देखो, अगर हमने एग्जाम्पल के लिए कैसे जोड़ते हैं वो अभी आगे दिखाऊंगा। मैंने अगर 3 3 3 ये 3 रेजिस्टेंस लिए, एक सेकेंड, तो मैंने क्या किया, 3 ओम के 3 रेजिस्टेंस ले लिए, जिनको हमने क्या करा, समांतर संयोजन में जोड़ा है। तो जब इनको समांतर संयोजन में जोड़ा होगा ना दोस्तों, तो इनका जो R इक्विवेलेंट होगा वो अभी मैं सिखाऊंगा आगे, पर मेरे को अभी पता है तो मैं दिखा देता हूँ केवल कि R इक्विवेलेंट पता है कितना आएगा, 1 ओम आएगा। तो देखो 3 3 3 के 3 जोड़ने पर भी कितना आया, 1। जबकि श्रेणी संयोजन जब होता ना तो क्या होता पता है, 3 + 3 + 3 9 हो जाता। तो क्या हुआ, छोटे छोटे प्रतिरोधों को जोड़कर जब प्रतिरोध को बढ़ाना है तब तो हम करेंगे श्रेणी संयोजन, और जब हमें बड़े बड़े प्रतिरोधों को जोड़कर कम प्रतिरोध करना है तो हम करेंगे समांतर संयोजन। इस टाइप का यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि अगर आपको प्रतिरोधों को बढ़ाना है या आपके पास में 10 छोटे छोटे से प्रतिरोध है लेकिन आप एक बड़ा प्रतिरोध उपलब्ध कर जो है सर्किट में लगाना चाहते हो तो क्या करोगे, तो सबको श्रेणी संयोजन करोगे। और अगर हमें कम कर देना है तो हम क्या करेंगे, समांतर संयोजन कर देंगे। तो प्रतिरोधों का संयोजन 2 प्रकार का होता है, श्रेणी संयोजन और समांतर संयोजन। श्रेणी संयोजन से हम क्या करते हैं, छोटे छोटे प्रतिरोधों को जोड़ करके उसका प्रतिरोध बढ़ा देते हैं, और समांतर संयोजन में छोटों छोटों को जोड़ करके बड़ों बड़ों को जोड़ करके छोटा बना देते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
अब आ जाता है अपने कंप्लीट रूप से डिस्कशन किसके ऊपर, तो अब स्पेशली अपन डिस्कस करेंगे पहले पूरा का पूरा कि आखिर ये जो श्रेणी संयोजन है वो होता क्या है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, श्रेणी संयोजन क्या है। सबसे पहले मैं आपको अभी यहाँ पर दिखाऊंगा भी कैसे जोड़ते हैं। पहले पॉइंट पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है कि सभी प्रतिरोधों में प्रवाहित विद्युत धारा समान होती है। ये चीज़ जरूर याद रखना कि श्रेणी संयोजन जब किया जाता है तो प्रत्येक प्रतिरोध में धारा जो जाएगी वो धारा समान जाएगी। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज याद रखना, क्योंकि ये आगे अपने सर्किट सॉल्व करने में, जो आप आगे अपने परिपथ देखोगे, उन परिपथों को सॉल्व करने में, और जो क्रिचॉफ्स का नियम है, व्हीटस्टोन ब्रिज है, पोटेंशियोमीटर है, वहाँ पर ये काम आएगा। तो जब समान श्रेणी संयोजन में प्रतिरोध जोड़ा जाता है तो धारा क्या होती है, समान होती है। दूसरा, परिपथ का परिणामी विभवांतर पृथक पृथक प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर का योग होता है। यानी कि जो पूरा का पूरा परिपथ है, सर्किट है, उसका कितना पोटेंशियल है वो ही पोटेंशियल होगा किसका, जो अलग अलग सर्किट है ना, उन सभी का अलग अलग पोटेंशियल होगा भाई। हर एक अलग अलग रेजिस्टेंस का अलग अलग प्रतिरोध, उन सब पोटेंशियल को जोड़ोगे तो जो परिपथ का प्रतिरोध, परिपथ का विभवांतर है या विभव है, उसके बराबर ही आता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हर एक पोटेंशियल, देखो जैसे आप यहाँ पर आए तो अब यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो पता कितना होगा, I इंटू आर, तो यह हो जाएगा IR1। यहाँ पर क्या हो जाएगा, IR2। तो ये तो अलग अलग है ना, इसलिए तो ये और यहाँ का चारों जगह का अलग अलग जोड़ोगे तो जो A और B के लिए टोटल प्रतिरोध विभवांतर लगा होगा उसके बराबर ही आ जाएगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन से और अच्छे से समझ में आएगा। आपको केवल इतना याद रखना है कि हर एक प्रतिरोध में करंट तो सेम होगा, लेकिन जो विभवांतर है या विभव का अंतर है वो अलग अलग होता है हर किसी के लिए। तुल्य प्रतिरोध का मान संयोजन में जोड़े गए किसी भी एक प्रतिरोध के मान से अधिक होता है। ये कह रहा है कि जो आपने अलग अलग प्रतिरोधों को श्रेणी संयोजन में जोड़ दिया तो जो आप इक्विवेलेंट प्रतिरोध निकालोगे, तुल्यांक प्रतिरोध निकालोगे लास्ट में सबको जोड़ने के बाद, वो हमेशा जो आपके ये अलग अलग प्रतिरोध जोड़े हैं इनके मान से अधिक ही आएगा। तो मैंने बताया ना, देखो 3 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 9 आया कि नहीं आया? अब बताओ, 9 3 से सबसे बड़ा है ना, तो ये हमेशा अधिक आता है, ऐसा इन्होंने कहा है। सर ये श्रेणी संयोजन होता कैसे है, जुड़ेगा कैसे, इसको समझने के लिए मैं एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए मेरे पास में 2 पेन है, क्या है, 2 पेन है। इस प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने का ये नियम है कि इसका टेल और ये यहाँ का हेड, ये हेड है, ढक्कन वाला भाग जो है वो हेड है। ये देखिएगा आप, ढक्कन वाला भाग जो है वो हेड है और पीछे वाला भाग टेल है। तो इसका हेड इस वाले दूसरे वाले प्रतिरोध के टेल से जुड़ेगा, ऐसे। समझ में आ गई बात? यानी कि क्या होता है, एक प्रतिरोध का मुंह और दूसरे प्रतिरोध की पूंछ जुड़ती है और ये आगे बढ़ते रहते हैं। अब यहाँ पे अगर जोड़ना है तो देखो इसका मुंह इस साइड है और ये पेन ऐसे जुड़ेगा, तो ये इस प्रकार से जुड़ते हैं और अपन आगे बढ़ते रहते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, तो देख लो भाई, यहाँ से अपन चले थे, ये देखो ये रहा और ये रहा प्रतिरोध, ये देखो, तो ये ऐसे जो है श्रेणी क्रम में जुड़ते जाएंगे, आगे से आगे। समझ में आ गई बात? अरे इसका बेस्ट एग्जांपल अरे वो MLM वाले कहते हैं ना, आपको एक जोड़ो फिर आपको इतना कमीशन, उसे आपके नीचे 2 जोड़ो, और क्या आप 1 महीने में इतना नहीं जोड़ लोगे? अरे 2 जने तो यूं ही जुड़ जाते। अच्छा तो आप 1 महीने में कितने हो गए, इतने कमा लिए, वो वाला सिस्टम है यहाँ पर। ठीक है, हाँ वो पर वो होता है झूठा, यहाँ पर सच्ची वाली बात है। तो क्या होता है बेसिकली, पूंछ से मुंह जोड़ना है, मुंह से पूंछ जोड़ना है, ऐसे चलते रहना है, अल्टरनेट। ठीक है, तो ये इस प्रकार से जुड़े हुए प्रतिरोध जो होंगे उनको अपन श्रेणी संयोजन कहते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए अब R इक्विवेलेंट निकलेगा कैसे,
तो अलग अलग जो प्रतिरोध है R1, R2, R3, R4, Rn, उन सब को केवल जोड़ना है। जोड़ना तो आता है ना, अरे भाई छोटी क्लासों में सीखा था ना, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी में, बस तो ऐसे जोड़ देना और कुछ नहीं करना है, ठीक है, सिर्फ जोड़ना है। फिर आती है बात समांतर संयोजन की। किसकी बात आती है? समांतर संयोजन की, यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, पहले देखिए कि पैरेलल का मतलब क्या होता है, समांतर। समांतर का मतलब क्या होता है, आप क्या समझते हो? यही ना कि ये दोनों सेम डिस्टेंस पर रहे और ये ऐसे ऐसे अनंत तक बढ़ते रहते हैं ना, कभी जुड़ेंगे नहीं, एक दूसरे को ऐसे कट नहीं करेंगे, कभी ऐसे पास नहीं आएंगे, बस ये ऐसे 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 अलग। तो यही बात यहाँ समांतर संयोजन में भी है कि दो प्रतिरोध जब ऐसे जुड़े हुए हो एक दूसरे के ऊपर, ऐसे 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 ऐसे, है ना, मतलब एक प्रतिरोध, ये दूसरा प्रतिरोध, ये तीसरा प्रतिरोध, ये चौथा प्रतिरोध, ऐसे जब जुड़ा हुआ होगा तो ऐसे संयोजन को अपन क्या नाम देते हैं? समांतर संयोजन नाम देते हैं। समांतर संयोजन में क्या होता है वो देखिए। समांतर संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर जो विभवांतर होता है वो समान रहता है, यानी जो विभव का अंतर होगा प्रत्येक प्रतिरोध के लिए, क्योंकि वो ऐसे ऐसे जुड़ रहा है, तो प्रत्येक प्रतिरोध के लिए जो अंतर है वो तो यहाँ पर है, वही यहाँ रहेगा, वही यहाँ, वही यहाँ, वही यहाँ, तो वो चलता रहता है। तो विभव का जो अंतर है वो क्या होता है? सेम रहता है, समान रहता है प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर। दूसरी बात, यदि R1 बड़ा है R2 से, फिर R2 बड़ा है R3 से, इस प्रकार से बढ़ते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में अगर प्रतिरोध लगाए जाते हैं तो विद्युत धारा का मान ठीक उल्टा हो जाएगा। जहाँ पर प्रतिरोध सबसे कम होगा वहाँ करंट सबसे ज़्यादा होगा। और ऑब्वियस ही बात है, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया कि प्रतिरोध का मतलब है धारा का विरोध करना। अब धारा का विरोध करने वाले जहाँ पर ज़्यादा होंगे वहाँ कभी धारा जाएगी क्या? नहीं जाएगी। तो धारा कहाँ पर ज़्यादा जाती है? जहाँ पर विरोध सबसे कम होगा, यानी प्रतिरोध का मान जहाँ सबसे ज़्यादा वहाँ पर करंट सबसे कम, जहाँ पर करंट सबसे ज़्यादा वहाँ प्रतिरोध सबसे कम होगा, ठीक है। और इस संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का जो मान आएगा वो संयोजन में जोड़े गए निम्नतम प्रतिरोध से भी कम होता है। ये कह रहा है कि जो समांतर संयोजन है उसमें तुल्य प्रतिरोध, यानी कि जो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मान आएगा वो जो जितने भी आपके जो प्रतिरोध है अलग अलग उनको जोड़ा है, उन सब में जो सबसे छोटा प्रतिरोध होगा उस सबसे छोटे प्रतिरोध से भी तुल्यांकी प्रतिरोध कम आता है। ये अपन ने देखा था अभी कि अगर अपन ने क्या करा, तीन को समांतर संयोजन में जोड़ा तो बन कितना जाएगा? 1 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 1 ओम बन जाएगा। समझ में आ गई बात? तो है ना, तीनों से ही कम है कि नहीं है? और बिल्कुल कम है, देख लो, है ना। ठीक, आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला R1 + R2 + R3 + R4 + Rn जोड़ना है। ऐसे ही मैं आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला बता रहा हूँ किसके लिए? जब अपने पास में ऐसे सपोज करो ये तो 3 है, 4 होते तो +1 में R4, ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे, Rn तक जाते रहते हैं, ठीक है। 3 का डायग्राम था इसलिए मैंने 3 के लिए समझा दिया। तो R इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? तो R इक्विवेलेंट इसमें निकालने का तरीका है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + 1/R4 अप टू 1/Rn, और इन सब का फिर नीचे से एलसीएम लेकर के और आपको सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो आपने अभी देख लिया पीछे कि समांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ेंगे और उनका इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, उनके फॉर्मूले तो आपने देख लिए। अब उसका एक छोटा सा एप्लीकेशन मैं इस क्वेश्चन में बता रहा हूँ, उसके बाद में आगे जैसे जैसे अपने इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे वहाँ पर अपने को यही करना है, प्रतिरोधों को ही सॉल्व करना सीखना है अपने को, ठीक है। देखो अब इसमें भाई देखो ये एक सिरा है और एक ये सिरा है, ठीक है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि x देखो एक सिरा दे रखा है 2 ओम एक है, फिर आगे बढ़े और एक इधर 4 एक इधर 4 और फिर ये इधर है, तो आप इसमें ऐसा मान लो कि ये जुड़ा हुआ है एक बैटरी से, ठीक है,
ये मान लिया, लो बैटरी से जोड़ दो, मान लो, ठीक है, नहीं जुड़ा हुआ है तो भी। इसका पोटेंशियल मान लो, इसका विभव मान लो V है, तो हाई पोटेंशियल से हमेशा करंट निकलेगा, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, छोटी वाली लाइन आपको पता ही होगा, ये तो छोटी छोटी चीज़। यहाँ से करंट निकला, ये करंट गया इधर। अब ये बताइए, ये करंट इस प्रतिरोध से होकर के गुजरेगा गुजरेगा गुजरेगा, यहाँ पहुँचेगा, है ना। आपको पता है कि श्रेणी क्रम में जब भी प्रतिरोध जुड़ता है तो समान करंट जाता है। इसका मतलब करंट तो खाता नहीं है प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या करता है, विभव को खाएगा, करंट को तो रोकने का प्रयास करेगा, पर नहीं रोक पाया तो क्या थोड़ी ऐसा खा जाएगा, उसको जाने तो देगा ही। तो यहाँ से तो ये करंट आ जाएगा, तो यानी यहाँ पर आते आते ये करंट पूरा आएगा, आएगा आई ही आएगा। लेकिन अब आगे क्या हुआ, दो रास्ते हैं, इधर भी 4 इधर भी 4। मैंने क्या बोला था, कम प्रतिरोध की तरफ ज़्यादा करंट जाता है, ठीक है, और ज़्यादा प्रतिरोध की तरफ कम करंट जाता है। लेकिन यहाँ पर देखो 4 है, दोनों ही बराबर है, तो इसका मतलब करंट दोनों में ही बराबर चला जाएगा। तो मैंने I1 I2 नाम दिया है, बाकी कितना जाएगा I/2 ही करंट निकलेगा, और ये पूरा करंट यहाँ आएगा, फिर यहाँ से वापस आई ही जाएगा, क्योंकि आपने देखा था जितना करंट आएगा उतना करंट जाना चाहिए। तो देखो आई करंट निकला था, ये आई इधर से घूमते घूमते इधर आई आया, और ये वापस से इसमें आई आ जाएगा, आएगा ना, समझ में आ गई बात। अब एक चीज़ नोट करिए कि यहाँ पर V पोटेंशियल है, तो यहाँ बीच में कोई प्रतिरोध नहीं है, तो यहाँ पर भी V होगा, है ना। और यहाँ अपन मान लेते हैं 0, क्योंकि इधर वाला नेगेटिव है, तो एक तरफ 0 होता है एक तरफ V होता है, ठीक है ना। क्योंकि जितना बैटरी का पोटेंशियल दे रखा होता है बेटा, उसमें वो डिफरेंस दे रखा होता है। तो इधर 0 है इधर V है, तो डिफरेंस कितना होगा, V ही होगा। अब यहाँ से यहाँ जाने में कोई प्रतिरोध नहीं है, तो ये 0 ही होगा। यहाँ पर V है, यहाँ से यहाँ कोई प्रतिरोध नहीं है, तो यहाँ भी V होगा, है ना। अब देखिए, लेकिन यहाँ V है, यहाँ आएगा इसमें से निकल करके, तो यहाँ पर कुछ खा जाएगा, तो यहाँ V डैश हो जाएगा, है ना, समझ में आई बात। और लेकिन यहाँ से यहाँ आते आते तो 0 ही रहेगा। तो ये दोनों जो प्रतिरोध है 4 और ये भी 4, इसके लिए यहाँ पर V कितना है, V डैश, यहाँ कितना है 0, दोनों ही के लिए पोटेंशियल सेम हुआ या नहीं, अरे पोटेंशियल विभव सेम है या नहीं है, तो दोनों ही के लिए विभव सेम है। और विभव सेम किस में होता है, पैरेलल में, यानी 4 और 4 क्या है, पैरेलल में है। तो पहले इनका इक्विवेलेंट निकलेगा, तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4, और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ गया ये 4, ये ऊपर आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 ओम, आ गया 2 ओम। यानी कि ये यहाँ का जो प्रतिरोध है, मैं इसको नीचे कर देता हूँ और मैं गायब होता हूँ। अब देखिए, तो यहाँ का जो ये प्रतिरोध है, ये 4 वाला, ये तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 2 ओम हो गया, और इधर पोटेंशियल कितना है V, इधर कितना है 0, तो इधर और इधर दोनों ही जगह करंट तो वही जा रहा है। देखो इधर भी आई करंट है, इस इक्विवेलेंट में भी आई करंट, तो 2 और 2 श्रेणी क्रम में है, तो R इक्विवेलेंट अब कितना हो जाएगा, 2 प्लस ये इक्विवेलेंट वाला 2, तो हो जाएगा 4 ओम। तो इस पूरे सर्किट के अंदर प्रतिरोध कितना आ गया, 4 ओम आ जाएगा। ये जो मैंने पूरा मेथड समझाया है ना, कि बैटरी से जोड़ दो, फिर बैटरी का विभवांतर मान लो V है, तो एक सिरे का पोटेंशियल हो जाएगा 0, दूसरे का हो जाएगा V, और ऐसे सॉल्व करना है। ये तो बड़े सर्किट में काम आता है, इसमें तो आपको सीधा ही दिख रहा है, देखो डायग्राम से ही। ये देखो समांतर में कब होते हैं, जब ऐसे जुड़े हुए हो। क्या ये ऐसे जुड़े हुए थे, देख लो 4 ऐसे तो जुड़े हुए हैं, तो ये वैसे ही समांतर में थे। और श्रेणी में कैसे है, तो 2 और इधर वाला ये इक्विवेलेंट 2, तो समांतर श्रेणी में थे, तो वैसे ही जोड़ देते। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे इसके लिए, लेकिन मैंने ये मेथड इसलिए सिखाया क्योंकि आगे आने वाले जो क्वेश्चंस है वहाँ पर अपन को ये मेथड अगर आता होगा तो छोटे छोटे क्वेश्चन से सीखते हुए आगे बढ़ेंगे ना, तो अपने क्या है कि आगे आने वाला बड़े क्वेश्चन में अपने दिक्कत नहीं आएगी। समझ में आ गई बात। तो ये आप मेथड सीख गए। क्या करोगे, सबसे पहले
जो आपके सिरे दे रखे हैं वहाँ पर एक बैटरी जोड़ दो। नेगेटिव वाले सिरे का पोटेंशियल 0 मान लो, पॉजिटिव वाले का V मान लो। फिर देखो कि उस V को चलाओ जहाँ प्रतिरोध नहीं आए वहाँ तक। तो देखो यहाँ V से चले यहाँ कोई प्रतिरोध नहीं, यहाँ भी V, यहाँ भी कोई प्रतिरोध नहीं, यहाँ तक V। अब आगे आता तो यहाँ प्रतिरोध आ रहा था, तो मैंने मान लिया है मैं यहीं V पे रुक गया। इधर 0 को चलाया यहाँ तक 0 आ गया। अब यानी कि ये जो तीनों के तीनों प्रतिरोध है वो V और 0 के बीच जुड़े हुए थे, ठीक है। लेकिन अब मैंने मान लिया कि ये V अगर आगे बढ़ेगा तो ये कुछ प्रतिरोध खा जाएगा, इस V में से कुछ चीज़ खा जाएगा, V डैश बचा मान लो। तो इधर V डैश इधर 0, लेकिन V डैश तो दोनों ही के लिए है, इसके लिए और इसके लिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर दोनों ही प्रतिरोधों के लिए सेम हो रहा था। और जब विभवांतर दो प्रतिरोधों के लिए सेम है तो वो किस में कहलाएंगे? समांतर में। इक्विवेलेंट निकाला, फिर मुझे दिख गया कि I करंट इधर से जा रहा है, ये I डैश इधर I आया था, ये I1 I2 टूटा था, वापस I आ रहा है, मतलब I करंट ही निकलेगा। और करंट सेम पास हो रहा है, इसका मतलब वो श्रेणी क्रम में, तो 4 ओम हो जाएगा। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो ये आज आपने सीख लिया कि समांतर क्रम में और श्रेणी क्रम में जब जोड़ा जाएगा तो R इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे। और इनके इस टाइप के जो ये देखो आपके सामने मैंने परिपथ रखा है, ये बहुत सिंपल परिपथ है। क्वेश्चन ऐसे सिंपल परिपथ से नहीं आया है, क्वेश्चन अच्छे अच्छे परिपथ यूज किए गए हैं, उनको मैं क्वेश्चन के माध्यम से आपको सिखाने का प्रयास करूंगा। आज मैंने हल्का सा प्रयास किया कि आपको समझ आ जाए चीज़ें कि अपन को पढ़ना क्या है। धीरे धीरे आपके समझ में आता जाएगा और आपको जो है बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। तो लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ टेक केयर एंड प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।